Assalamu alaikum dear students, चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आज हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी का। तो आज हम बॉन्ड एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब फ्री एटम मींस जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये फ्री एटम जिनकी एनर्जी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है, ये अपने आप को स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने के लिए ये एक दूसरे के करीब आते हैं। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो करीब आने के दौरान इनकी एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब कम होते होते जब ये मिनिमम लेवल पे पहुंच जाती है, तो मिनिमम लेवल पे पहुंचते ही इन दोनों एटम के दरमियान क्या हो जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब बॉन्ड बनता है, हम कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है हमारे पास, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मींस कि इस दौरान जो होती है एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होते होते जब ये मिनिमम लेवल पे पहुंच जाती है, तो उस वक्त दोनों एटम के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। और जब बॉन्ड बन जाता है तो वो एटम्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल फॉर्म होता है। तो इस स्टेबल फॉर्म को दोबारा डिस्टेबलाइज करने के लिए, खुद ब खुद वो डिस्टेबलाइज नहीं होता है, इसको दोबारा डिस्टेबलाइज करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये स्टेबल किसकी वजह से हो गया था, बॉन्ड की वजह से हो गया था। एटम के दरमियान जब बॉन्ड बन गया तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गए। अब अगर इसको दोबारा डिस्टेबलाइज करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल को दोबारा एटम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बॉन्ड तोड़ना होगा। और जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड तोड़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। कितनी एनर्जी दरकार होगी, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास दरकार होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास रिलीज हो गई थी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उतनी अमाउंट में एनर्जी जो होती है हमारे पास एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड। सो जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान क्या होती है हमारे पास, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी क्या होती है हमारे पास, एनर्जी इज अब्सॉर्ब। अब किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम किस चीज का नाम देते हैं, बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जब भी हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड तोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, amount of energy required to break all type of bonds between two atoms and 1 mole of a substance. एक मोल सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है। लेट्स सपोज वी हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एवोगैड्रो नंबर, हर एक मॉलिक्यूल में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब हो जाएंगे तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। अब एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक मोल सब्सटेंस के अंदर
ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर हम ले लें तो उसमें एक बॉन्ड मौजूद है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। अब ये 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाए तो कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 6.022 × 10⁻23 बॉन्ड्स हो जाएंगे। कितने, 6.022 × 10⁻23 एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। तो इन सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल होती है, यानी कि एक मोल हाइड्रोजन में सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होती है, 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होती है। तो इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है, यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, वो क्या है, किलो जूल पर मोल। पर मोल मीन्स एवोगेड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है उसको क्या कहा जाता है, बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। किलो जूल पर मोल, पर मोल का मतलब है एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। एक मोल कितने की बॉन्ड्स के बराबर होते हैं, 6.022 × 10⁻23 बॉन्ड्स के बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब आप बॉन्ड एनर्जी क्या करती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड at measure, it is the measure of strength of bond. बॉन्ड की स्ट्रेंथ को ये शो करती है कि कौन सा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड जो है वो हमारे पास वीक होता है। वो बॉन्ड जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रांग है। ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, stronger will be the bond. जितनी किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक्चुअली हमारे पास बॉन्ड एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज का मेजर है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में हमें बताती है कि कौन सा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड जो हमारे पास कमजोर है। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन सा बॉन्ड जो है हमारे पास स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड जो है हमारे पास वीक होता है। तो फैक्टर्स जो है अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस चीज से हम मेजर करते हैं, बॉन्ड एनर्जी से मेजर करते हैं। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, हमारे पास कमजोर होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करता है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, electronegativity difference between two atoms, between bonded atoms. बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। कैसे, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा क्या होगी, हायर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। जितना दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है उतनी ही उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, या हम कह सकते हैं कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है। जैसे हमारे पास है HX टाइप के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास,
हेलोजन एसिड ले लें, HX क्या चीज़ है यहाँ पे, हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हमारे पास जो हेलोजन एसिड है HF, HCl, HBr एंड HI, ये डिफरेंट हेलोजन एसिड्स हैं। इसमें बाण है किसके दरमियान, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन और हाइड्रोजन आयोडीन। अब जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे हमारे पास उसकी जो बाण एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम इनका देख लें और यहाँ पे बाण एनर्जी, तो HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है 1.9, HCl में ये होता है 0.9, HBr में यह है 0.7 और HI में हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हमारे पास होता है 0.4। तो HF से HI की तरफ जाते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कौन से मॉलिक्यूल में है, HF में है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है 1.9। अब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा होगी और जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा उतनी ही उसकी बाण एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो HF की बाण एनर्जी है ये होती है 567 किलो जूल पर मोल। फॉर HF में एवोगैड्रो नंबर ऑफ बाण को तोड़ने के लिए 1 मोल HF में सारे बाण को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होती है, 567 किलो जूल एनर्जी दरकार होती है 1 मोल बाण को तोड़ने के लिए। और इसी तरह हमारे पास HCl जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HF के मुकाबले में क्या है, कम है, तो यहाँ पे बाण एनर्जी जो है वो है 431 किलो जूल पर मोल। और HBr में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और कम हो गया है, तो यहाँ पे बाण एनर्जी जो है हमारे पास 366 किलो जूल पर मोल होती है। और HI जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वहाँ पे हमारे पास बाण एनर्जी होती है 299 किलो जूल पर मोल। तो इस टेबल से पता चल रहा है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन टू एटम ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी बाण एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा बाण एनर्जी किसकी आ रही है, HF की, और सबसे कम जो बाण एनर्जी है वो किसके लिए होती है, HI के लिए होती है। क्यों, क्योंकि HF में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसकी पोलैरिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और पोलैरिटी की वजह से एडिशनल बॉन्डिंग एनर्जी हमारे पास इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी टोटल बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमारे पास बढ़ जाती है। तो सबसे पहला फैक्टर जिस पे हमारे पास बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इसी तरह ये हमारे पास डिपेंड करता है किस चीज़ पे, साइज ऑफ एटम्स पे। जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं, जिन दो एटम के दरमियान बॉन्ड बन चुका है, उनके साइज पे डिपेंड करता है। जितना साइज कम होगा उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। साइज ऑफ एटम के साथ बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप है। साइज ऑफ एटम्स, बॉन्डेड एटम्स जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सो हम लिख सकते हैं कि स्मॉलर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, higher will be the bond energy. बॉन्डेड एटम का साइज जितना क्या होगा हमारे पास स्मॉल होगा उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और दूसरा है हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल, किसका साइज बड़ा है,
size of hydrogen molecule is smaller than the size of chlorine molecule. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक ही, हाइड्रोजन एटम में एक ही शेल होता है, क्लोरीन में कितने शेल है? हमारे पास 3 शेल है। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्लोरीन एटम में ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? कम होता है। साइज को हम एटॉमिक रेडियस की मदद से मालूम करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है हमारे पास? डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस शेल, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो एक आइसोलेटेड एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस कहते हैं और इसी की मदद से हम साइज को मालूम करवाते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो साइज है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के मुकाबले में क्या होता है? स्मॉल होता है। अब जिसका साइज स्मॉल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 436 किलो जूल पर मोल, और एक मोल क्लोरीन के दरमियान सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास जो एनर्जी दरकार होती है वो है 242 किलो जूल पर मोल। जितना साइज बढ़ता जाता है, क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इसलिए क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड एनर्जी के मुकाबले में क्या होती है? कम होती है। तो ये है हमारे पास साइज। इसी तरह हेलोजन जो हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। F2 का साइज जो है वो Cl2 के साइज से कम होता है, Cl2 का साइज Br2 से कम होता है, Br2 का साइज जो होता है वो I2 से कम होता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ने की वजह से उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जितना साइज कम होगा उतनी ही उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन का साइज जो है, मॉलिक्यूल का साइज क्लोरीन मॉलिक्यूल के साइज के मुकाबले में कम है, इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसी तरह तीसरा फैक्टर जिस पे हमारे पास बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है वो है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। दो एटम के दरमियान कितने बॉन्ड्स बन चुके हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। The bond order higher will be the bond energy. बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा दो एटम्स के दरमियान तो इसके साथ साथ बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे हमारे पास है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3। इसमें 3 बॉन्ड मौजूद है, इसमें 2 बॉन्ड है और इसमें 1 बॉन्ड है। नंबर ऑफ बॉन्ड के बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो हमारे पास बढ़ती जाती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है कम होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है वो है 348 किलो जूल पर मोल। 348 किलो जूल पर मोल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कितनी होती है? 614 किलो जूल पर मोल। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास है 839 किलो जूल पर मोल। तो जो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है उसके साथ साथ बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी या 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी? तो 2 बॉन्ड की वजह से क्या आ जाता है? एडिशनल फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। न्यूक्लियाई दोनों एटम के आपस में मजीद क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने की वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजीद बढ़ जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने के साथ उनकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरह 2 बॉन्ड के मुकाबले में 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। लेकिन इसमें एक बात यह है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी जो है
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी के मुकाबले में कम तो है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी के डबल के बराबर नहीं है। ये नहीं लेना है कि यहाँ पे एक बॉन्ड है तो इसके लिए 348 है और 2 बॉन्ड के लिए इसके डबल एनर्जी दरकार होगी, नहीं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी की एग्जैक्ट डबल नहीं है। इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में 3 टाइम जो है वो ज्यादा नहीं है, एग्जैक्ट 3 टाइम ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा, और यहाँ पे एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। तो पाई बॉन्ड जो होता है ये हमारे पास वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सो ये शो करता है कि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एनर्जी is not exactly twice 2 time or 3 time greater than carbon carbon single bond energy. कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के एनर्जी के मुकाबले में एग्जैक्टली 2 टाइम या 3 टाइम ग्रेटर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे दोनों बॉन्ड सिग्मा होते तो फिर हम कह सकते थे कि इधर जो एनर्जी दरकार है इसके मुकाबले में डबल एनर्जी इधर दरकार होगी, लेकिन यहाँ पे एक सिग्मा है और दूसरा पाई। तो पाई बॉन्ड जो है ये शो करता है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में क्या होता है, वीक होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी ही उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और नेक्स्ट हमारे पास ये डिपेंड करता है किस चीज पे, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। जब 2 एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। तो बॉन्ड लेंथ हायर द बॉन्ड लेंथ between the nuclei of 2 atoms, smaller will be the bond energy. बॉन्ड एनर्जी पर क्या होगी, कम होगी। जब 2 एटम के दरमियान बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ के बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो हमारे पास क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे हमारे पास है, अगेन हम ले लें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन के दोनों एटम सिंगल बॉन्ड के जरिए मिली हुई है, यहाँ पे कार्बन के दोनों एटम डबल बॉन्ड के जरिए, और यहाँ पे कार्बन के 2 एटम ट्रिपल बॉन्ड के जरिए मिली हुई। किसके न्यूक्लियाई एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज्यादा होने की वजह से दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। डिस्टेंस कम होने से हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी। अब बॉन्ड लेंथ जो कम होगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती जाएगी। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उनके दरमियान जो उनका बॉन्ड लेंथ होता है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होता है 1.38 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.19 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो क्या है हमारे पास कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है किसके मुकाबले में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मुकाबले में। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। तो क्या आ रहा है,
कि जो जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ, जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी क्या होगी हमारे पास कम होगी। तो आपने देखा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, 348 किलो जूल पर मोल, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 614 किलो जूल पर मोल, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी थी हमारे पास 839 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या है कि जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है उतनी बॉन्ड एनर्जी जो होती है हमारे पास कम होती है। तो ये हमारे पास वो फैक्टर्स जिस पे हमारी बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, और बॉन्ड एनर्जी से हमें किस चीज़ का पता चलता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो आज की क्लास में हमने बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा, और उसके ऊपर जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनको हमने पढ़ा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।